Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी में आपकी सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 6 वाटर सोर्सेस कर रहे हैं। आपके सिलेबस से जो रिवाइज सिलेबस आया है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग जो 5th चैप्टर है लैंड सोर्सेस एंड एग्रीकल्चर वो कट हो गया है। इससे पहले अपने इस बुक का 4th चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट किया है, उसके बाद आज अपने 6th चैप्टर वाटर सोर्सेस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे चैप्टर में आपके बताया गया है कि आप लोग क्या सोचते हो कि जो एट प्रेजेंट जो अपने कह सकते कंडीशन है, सिचुएशंस हैं, क्या ये आने वाले टाइम में ऐसे ही रहेंगी या इसमें कुछ चेंज होगा? क्योंकि जब से अर्थ बनी है, आप लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी भी पढ़ी, तो कभी कुछ भी स्टेबल नहीं रहा। धीरे धीरे कोई ना कोई चेंज होते रहते हैं, कोई धीरे धीरे चेंज होते हैं, कोई एकदम से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अपने जो ह्यूमन बिहेवियर की या उसके आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, क्या वो सेम रहेगा या बदलेगा? पिछले इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही गैस लगाते हैं अपने, ये अपने कहते हैं कि सर्टेनिटी है, ये अपने आशा जताते हैं कि आने वाले टाइम में अपने कह दें कि एक तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अपने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ी है, उसके होने की चांसेस हैं। लोग रूरल टू अर्बन एरियाज की ओर जैसे मूव कर रहे हैं तो वो होने की चांस है। दूसरा, जियोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, लोग एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में आएंगे, ये भी एक है। और उसके बाद अपने कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिससे अब जैसा अपने को 40-50 सालों में देखा है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, इससे आगे और ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, नेचुरल सोर्स को यूटिलाइज करेगा, वो खत्म भी होंगे, उनसे पोल्यूशन भी होगा, तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद एक आएगा जो इम्पोर्टेंट वाटर स्कार्सिटी, जिसे अपने इस टॉपिक में या इस चैप्टर में अपने पढ़ना है, वाटर स्कार्सिटी। तो ये चेंज है एक जो आने वाला है, तो इसी की अपने यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब जो वाटर स्कार्सिटी है वो क्यों आएगी, उसके पीछे रीजन क्या है? तो एक तो इंक्रीजिंग डिमांड आ जाएगा, हाईली पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कारण बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा, जो वाटर सोर्स अवेलेबल हैं अपने पास, उनका श्रिंकिंग होना। श्रिंकिंग क्यों होंगे? ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन, ये इसकी वजह है वाटर स्कार्सिटी की। डिमांड ज़्यादा बढ़ना और जो अवेलेबल वाटर सोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज अपने पास हैं, उनका श्रिंकिंग होना। लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बेसिक अपने जब 11th में किया था तो भी पढ़ाया था आपको कि वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया था कि 71% जो पार्ट है, ये अपने कहते 70.8% पार्ट पे अर्थ के वाटर है, 29.2% पार्ट पे क्या है, जो लैंड है। तो ऑलमोस्ट 71% पार्ट जो अर्थ है उसका उसकी सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, फिर भी अपने कह रहे हैं कि वाटर की स्कार्सिटी आएगी, तो उसका कारण क्या है ये अपने यहाँ पे देखते हैं।
कुछ डाटा की अपनी यहां बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 51.010 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। Surface covered by water 36.115 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और सरफेस कवर्ड बाय लैंड 14.895 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। 70.8% वाटर, 29.2% लैंड। अब अपने पास इतना एरिया है, ठीक है, अपने से अर्थ से लगभग लैंड से लगभग 3 गुना वाटर है, तो फिर भी अपने स्कार्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में अपने बात करें कि जो वाटर है, सिर्फ जो 71% अपने वाटर है या 70.8% वाटर है, उसे अपने 100% माने या 100 यूनिट माने तो क्या डाटा अपने सामने आएंगे? टोटल वाटर अपने मान लिया 100। ओशन वाटर 97%। फ्रेश वाटर उसमें सिर्फ कितना है? 3%। अब सिर्फ अपने फ्रेश वाटर की बात करें, जो 3% फ्रेश वाटर है उसमें से आइस कैप की फॉर्म में 2.4% वाटर जमा हुआ है। पीछे कितना रह गया? 0.6%। अब इसमें 70% ग्राउंड वाटर है और 30% सरफेस वाटर कह लो इसे, प्लस एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है वाटर से रिलेटेड। अब इतना कम पानी और उसके साथ साथ पोल्यूशन हो रहा है, तो जो वाटर सोर्स अपने लिए यूटिलाइजेबल नहीं रह जाते। तो क्या होता है कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड में दो देशों के बीच कह लो, एक देश के अंदर दो स्टेट के बीच कह लो, स्टेट के अंदर जो पर्सनल लेवल पे या लोकल लेवल के लोगों के बीच में कह लो, तो पानी को लेकर लड़ाई झगड़े, पानी के बंटवारे को लेकर, पानी के शेयर को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं। ठीक है, वो तो होंगे क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पोल्यूशन हो रहा है, वाटर सोर्स श्रिंक हो रहे हैं, तो ये होना तो लाजमी है, होगा ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे अपने वाटर को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, उसे अपने क्लीन रख सकते हैं, पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है, कैसे उसका अपने कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये सब अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, ये भी अपने पढ़ेंगे। ये सबसे पहले ही अपने पढ़ते हैं कि इंडिया में जो वाटर है, वाटर सोर्सेस है, वो इंडिया में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कैसे अपने को मिलता है, कितना कितना मिलता है, उसके बारे में यहाँ अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले का जो टॉपिक है अपने वो करते हैं वाटर सोर्सेस इन इंडिया। वाटर सोर्सेस इन इंडिया की अपने बात करें तो इंडिया में
अपने इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड वाइड, अपने एरिया की बात करें इंडिया की, ठीक है, कितना एरिया वर्ल्ड का? 2.4% है इंडिया का जो एरिया है। अपने पॉपुलेशन की बात करें, $12.10 मिलियन 2011 के अकॉर्डिंग, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हुई है? 17.5%, ठीक है। तो इंडिया का एरिया 2.4%, इंडिया की पॉपुलेशन 17.5%। अब इंडिया में जो वर्ल्ड के वाटर सोर्स हैं, ठीक है, उसका कितनी परसेंट मिलता है? क्योंकि अपने यहाँ वाटर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लें, इंडिया में जो वर्ल्ड का वाटर सोर्स है या पूरे वर्ल्ड में जो वाटर है उसका 4%। ठीक है, ये हो गया। अब इंडिया में नेक्स्ट डाटा आपने करें, इंडिया में जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन अपने कहते हैं, रेनफॉल नहीं प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन से इंडिया को टोटल कितना वाटर रिसीव होता है? वाटर रिसीव फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया 4000 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक डाटा है, टोटल सरफेस वाटर प्लस टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर 1869 किलोमीटर क्यूब मिलता है, ठीक है। इसमें से 60% यूटिलाइजेबल है, तो कितना हो गया? 1120 किलोमीटर क्यूब वाटर इज यूटिलाइजेबल इन इंडिया। तो ये इंडिया के वाटर सोर्स के बारे में हो गया। अब अपने अलग से सरफेस वाटर के बारे में और ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले सरफेस वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सरफेस वाटर की बात करें तो उसका सोर्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड और टैंक है। इंडिया में 10,360 रिवर्स हैं। उसका बेस क्या लिया गया है? एक 1.6 किलोमीटर लंबी, कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबी नदी होनी चाहिए। ऐसी नदियां इंडिया में 10,360 हैं। तो इसके बेस पे इंडिया में जो टोटल सरफेस वाटर है
1869 किलोमीटर क्यूब है। इसमें से जो ट्रोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स और हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रेंट की वजह से सिर्फ 32% ऑफ दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। 32% ही इसका अपने लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए। तो वो कितना है 90 किलोमीटर क्यूब। तो यूटिलाइजेबल वाटर 690 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसमें हो गया। तो इंडिया में जो ये सरफेस वाटर है वो अपने को रिवर के थ्रू है, मेनली जो मेन उसका सोर्स है वो रिवर है। अब जो रिवर है, रिवर में वाटर कहाँ से आता है, उसका जो कैचमेंट एरिया है उसके ऊपर, उसके साइज के ऊपर, ठीक है, साइज ऑफ कैचमेंट एरिया और या रिवर वैसिन अपने कह सकते हैं, एंड रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। मतलब कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया से पानी इकट्ठा करके लेके आ रही है बर्फ के पिघलने से या रेनफॉल होने से, और दूसरा उस का जो कैचमेंट एरिया है रिवर का या रिवर बेसिन है वहां पे रेनफॉल कितना होता है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, रेनफॉल के बारे में भी पढ़ा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जो मानसून टाइप का रेनफॉल होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है, इस चीज़ का भी आपको पता होगा। तो इंडिया में जो मेन रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर सिस्टम है, ये अपने जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस की बात की है ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये मेजर रिवर्स है। तो इंडिया में क्या है कि जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और बराक रिवर है, ये 25% जो रिवर बेसिन है इंडिया का वो कवर करती है। लेकिन इनमें इंडिया के जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसका 60% आता है, क्योंकि इन इलाकों में रेनफॉल ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें अवेलेबिलिटी है वाटर की वो ज़्यादा होती है। और जो कृष्णा, गोदावरी और आपका कावेरी बेसिन है, इसमें कंपैरेटिवली जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। दूसरी चीज़ कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र है उसके पूरे वाटर का यूटिलाइजेशन अपने नहीं कर पाते, उसके कुछ हिस्से का ही अपने यूज़ कर पाते हैं, बाकी सारा ओशन में चला जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपने बता सकते हैं। उसके बाद सरफेस वाटर के बाद आता है ग्राउंड वाटर। इंडिया में टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना है? 432 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, तो जैसे अपने उसमें 690 और 432 करें तो इतना ही था ना टोटल यूटिलाइजेबल। जो 60% अपने 1869 में से यूटिलाइजेबल वाटर था अपना 1122 ये किलोमीटर क्यूब था, उसमें से 690 तो अपने सरफेस वाटर से यूज कर सकते हैं और 432 अपने टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है जो उससे यूज अपने कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चीज देखी जाती है कि जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और साउथ पार्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा किया जाता है। अब इंडिया में 3 कैटेगरी बनाई गई है, वेरी हाई, मीडियम और स्मॉल। ठीक है, जो कैटेगरी का बेस क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइजेशन
किस लेवल पे करते हैं या कितना करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। वेरी हाई में आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। मीडियम में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार और केरला जाते हैं। स्मॉल या लो में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला आ जाते हैं। तो ये इंडिया में ग्राउंड वाटर का है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया में जो वाटर सोर्स है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई देना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं कि जो इन फ्यूचर है, ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी इससे डिस्टर्ब होगा, इसके साथ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े भी, वॉर भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं पानी की वजह से। ठीक है, जनरली ये कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी की लड़ाई की वजह से होगा, कि पानी के पीछे जो डिस्प्यूट होगा या वाटर अपने डिवाइड करने में, या अपने कह दें कि पानी का बंटवारा करने से रिलेटेड जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइफ के लिए। कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल बीइंग है, चाहे कोई फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके इसमें और बता रखा है, जिसमें लेगून और ब्रैकिश वाटर के बारे में बता रखा है। लेगून्स क्या होती है? ये ओशियन है, ये लैंड है। कोई ऐसे छोटा सा पार्ट कट जाए किसी इरोजनल प्रोसेस की वजह से, जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि इरोजनल प्रोसेस की वजह से एक लेगून बन जाए, पीछे ऐसे बैक वाटर, सॉरी ब्रैकिश नहीं, बैक वाटर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें पानी रुक जाए। लेगून के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, लेगून। इसके आगे एक बैरियर बार भी होती है, तो लेकिन इसका कनेक्शन ओशियन से बना रहता है। ठीक है, या कोई बैक वाटर भी इसे अपने जनरली यूज कर लेते हैं कि वाटर है किसी कोस्टल एरिया में, साइड में थोड़ा सा वाटर रुक जाए। इसमें क्या होता है कि ब्रैकिश वाटर मिलता है, ब्रैकिश वाटर मिलता है इनमें। ब्रैकिश वाटर की नेचर क्या होती है कि इसमें ओशियन प्लस फ्रेश वाटर, ठीक है, दोनों मिले होते हैं। सलाइन तो होता है, लेकिन जितना ओशियन सलाइन होता है, ओशियन वाटर सलाइन होता है, उतना सलाइन ये नहीं होता। तो ये लेगून है या बैक वाटर है, इनको बोल देते हैं अपने। इसमें इंडिया में ये भी एक वाटर का सोर्स है। इसमें जनरली अपने देख ही लिया कि सलाइन वाटर मिलता है, उस सलाइन वाटर का यूज फिशिंग के लिए जनरली करते हैं, और या कुछ सर्टेन स्पीसीज ऑफ पैडी एंड कोकोनट की कल्टीवेशन भी या एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अपने कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें अपने इंडिया के जो वाटर सोर्स हैं उसके बारे में पढ़ा, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बारे में। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो।